एक हमारा आइडियल, हमारे टीचर, हमारे उस्ताद सर अहमद रशीद साहब, जो कि एक पॉलिटिशियन हैं, जो कि इस्लामिक फ़िलासफ़र हैं, जो कि सोशोलॉजी के ऊपर जिनकी मास्टर्स पीएचडी की गई है, तो उनसे आज हम इंटरव्यू करेंगे अभी जो करंट पॉलिटिकल डिज़ास्टर चल रहा है, लाइक 9 मई को क्या हुआ। तो काइंडली सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि अभी 9 मई को जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ, उसमें आपका क्या मतलब, पहले आपकी क्या है कि ये किसने करवाया है, रीजंस क्या हैं इसके पीछे? बड़ा ख़तरनाक इशू है। 9 मई का वाक़या तारीख़ में बड़े अफसोसनाक अंदाज में लिखा जाएगा, मगर हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि इससे कबल इसी पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा सिंध, उसके अंदर भी एक इसी किस्म का वाक़या 27 दिसंबर को हुआ था, बल्कि वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक था। मुझे आज भी याद है वो दिन कि 3 दिन किस तरीके से लोगों ने गुजारे, किस तरीके से लोगों ने अपना काम किया। ये 27 दिसंबर जब मोहतरमा को शहीद किया गया था, और उसके बाद 3 दिन तक जो कुछ हुआ इस पूरे पाकिस्तान में, मगर ख़ास तौर पे जो सिंध में हुआ था वो हम लोगों ने विटनेस किया था। ये जो अमल हुआ है इस वक्त, ये पंजाब के अंदर हुआ है, लाहौर के अंदर हुआ है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी तकलीफ़देह बात है, और वो ये कि जो असल तकलीफ़देह बात है इसमें दरअसल वो है कि आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है, कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ है। अब ये जो हमला हुआ है, इस हमले को का एक नैरेटिव, एक चीज़ हमारे सामने आ रही है, और मुस्तकिल हिटलर के दौर के अंदर एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसको हम कहते हैं प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री। उसका काम ये होता है कि अपनी चीज़ को इस्तेमाल करो। अब ये इस्तेमाल दोनों तरफ से होती है, चाहे इमरान खान के सपोर्टर्स हों, वो भी इस हमले को अपने फेवर में कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से मिलिट्री हुकूमत ये अपने फेवर में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, दुश्मन अपनी नज़रिए से इसको कैश करना चाह रहा होगा, मुहिब वतन अपने तरीके से करना चाह रहे होंगे। अब देख रहे हैं कि आजकल सारे मुहिब वतन अचानक हम देख रहे हैं कि वो निकल आए और उनके हाथों में बैनर्स आ गए जो सोए हुए थे। दुश्मन अचानक बोलना शुरू हो गया है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से निकालता है, मगर इस वाक़े को जब एज अ स्टूडेंट अगर आप देखें या तारीख़ में जब इसको आप देखें, तो आपको देखना चाहिए कि इस दिन सुबह क्या हुआ। सुबह एक ऐसा गैर मामूली वाक़या हुआ कि जिसकी वजह से ये अमल हुआ। सुबह हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म को खिड़कियां तोड़ के, ज़बरदस्ती उठा के, घसीट के, व्हील चेयर से उठा के उसको ले जा के, घसीट के ले जा के बख्तरबंद गाड़ी में बैठा के वहाँ से ले जाया गया, उसकी अरेस्ट दिखाई गई। और ये जो वाक़या, इससे वाक़े से पहले बहुत अरसे तक ये शोर चल रहा था कि देखें ये आदमी हमारी रेड लाइन है, देखो ये हमारे लिए कर रहा है, क्योंकि उसने कौम को ये दिखा रखा था कि पूरी कौम को मैंने अपने साथ जमा कर दिया है। कौम को एक नया विजन दिखाया हुआ था, कौम को एक नया पाकिस्तान की सोच दिखाई हुई थी। तो कौम तो उसके अंदर चल रही थी कि ये हमारा मसीहा है, और जब आप किसी मसीहा को बंद करते हो तो फिर उसके बाद तो बहुत बड़ा मामला होते हैं। तो उसकी वजह से जो हुआ, जो जज्बाती लोग थे, जज्बाती नौजवान थे, वो बाहर निकले, और फिर इशारा करने वालों ने ऐसे इशारे किए कि आवाम को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और उनसे वो अमल सरजद हो गया कि जिसके बाद उन्होंने कोर कमांडर हाउस तक को जाके जला दिया, जिसके अंदर उन्होंने वो काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए। तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन इस सब के पीछे अगर कोई आप देखें कि कौन ज़िम्मेदार कौन है, तो मैं कहूँगा इस सब के पीछे अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वह रियासत पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। रियासत ने आज तक रियासत ने वो लोग तैयार नहीं किए, वैसे पाकिस्तानी तैयार नहीं किए जो उनको आज तक करने चाहिए थे। मुझे बताएं, अगर मेरे घर के अंदर एक बच्चा अपनी माँ से बदतमीज़ी करता है तो उसमें अंदर कसूरवार कौन है? कसूरवार ये माँ है कि इस माँ ने अपने बच्चे को तमीज़ नहीं सिखाई। कसूरवार वालिदैन है, कसूरवार उसका घर का माहौल है, और घर का माहौल किससे बनता है? घर के लोगों से बनता है। अगर पाकिस्तान में ये हुआ है तो पाकिस्तान का कसूरवार कौन है? रियासत पाकिस्तान है। रियासत ने अपने बच्चों को सिखाया क्या है? यही तो सिखाया है उसने, अपना हक लो, धरना दो, रोड ब्लॉक करो, टायर जलाओ, चाहे कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आपको अपना हक चाहिए होता है, आप सड़कों पे बैठ जाते हैं। कि आपने इस मुल्क में नहीं देखा लोग अपनी लाशें रख के सड़कों पे बैठ जाते हैं? कि हमने नहीं देखा कि बहुत से कबीलों ने लाशें रख के एक हफ्ते के लिए बैठे रहे? हुकूमतों ने मुज़ाकरात नहीं किए, हुकूमतों ने उनसे बातें नहीं करी। ये क्या है सब कुछ? ये आपने अपनी रियासत में अपने बच्चों को सिखाया है कि तुमने ये काम करना है। हम आज तक बहैसियत कौम, बहैसियत एक रियासत अपनी नौजवानों को एक पेट्रियाटिक तालीमी निसाब नहीं दे सके।
आज तक हम अपने बच्चों को पैट्रियाटिक बना नहीं सके, आज तक हम इसकी बुराई में लगा रखे हैं। 24 घंटे टीवी आपका बोलता है जिसके अंदर वो एक को चोर बोल रहा है, दूसरे को गाली दे रहा है, तीसरे को बुरा भला बोल रहा है। आपने तो सिखाया ही लड़ना है। रियासत ने आज तक अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं की है। जब आप तरबियत नहीं करोगे तो फिर वो टुकड़ों में बट जाएंगे, और जब टुकड़ों में बटेंगे तो 9 मई जैसे वाक़यात होंगे और इस तरीके के वाक़यात होंगे, और उसके बाद फिर इस 9 मई के वाक़यात को भी फिर अपने लिए लोग इस्तेमाल करेंगे। तारीख में क्या इससे पहले वाक़यात इस्तेमाल नहीं हुए? तारीख के अंदर क्या बड़े बड़े वाक़यात नहीं हुए जिनके अंदर पूरी कौमें बदल गई? क्या तारीख के अंदर सबसे पहले आपने हज़रत ईसा का वाक़या नहीं देखा? हज़रत ईसा को किस तरीके से उन्होंने शहीद किया गया बकौल उनके। हमारे पास तो अल्लाह ताला ने उनको अपने पास उठा लिया, मगर उस शहादत, उस जुल्म, उस लड़ाई, उस फितने की वजह से कितना बड़ा आपके आज पूरी ईसाई दुनिया के अंदर एक पूरी ईसाई दुनिया अलग बन गई। कितने जंगें हुई हैं, कितने लोगों ने एक दूसरे को मारा है, कितने लोग एक दूसरे को कटे हैं। इसी के बाद आप जाए तो आगे जाने के बाद आपको हज़रत हसन हुसैन का वाक़या नज़र आता है कि पूरी कौम, पूरी उम्मत का शिराजा बिखर गया। इसी के बाद आप आगे जाएं, आपको बनु अब्बास में यही नज़र आएगा, बनु उमैया में नज़र यही आएगा, आपको खिलाफतों में ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये मामलात होते रहते हैं। रियासत को चाहिए कि वो अपने मामलात को कहे। तो 9 मई का जो वाक़या है इंतहाई गंदा वाक़या है, लेकिन इसको तारीख में दोनों तरफ से समझना है कि सुबह भी तो आपने एक जुल्म किया, सुबह भी तो आपने एक इलीगल काम किया, सुबह भी तो गलत काम हुआ। अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे तो फिर उसका रिएक्शन इसी तरीके का निकलेगा, और रिएक्शन के अंदर सारे नौजवान बेचारे हमारे मजलूम, वो बच्चे जो बेचारे जज्बाती में बाहर निकल के चलेगा, जिनको समझ ही नहीं आया, जो नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, लेकिन उनको समझ ही नहीं आई कि वो क्या करके बैठ गए। तो जिस पे गुस्सा था उन्होंने वहाँ जाके वो गुस्सा निकाला। जितना कंडेम किया जाए इस मामले को वो कम है। अच्छा सर, एक हिसाब से मेरा सवाल ये है, इमरान खान को आवाम की सपोर्ट है, इस बार हो गई है, मगर इमरान खान अपनी पार्टी में सिर्फ एक बंदा है जो आवाम के लिए सोचता है। मगर उसके साथ देखें, अगर हम इमरान खान की पार्टी बनने के बाद जब शेख रशीद था, वो एक हिसाब से इमरान खान के खिलाफ था, ही वाज लाइक अगेंस्ट ऑफ इमरान खान एंड ही वाज सेइंग कि मैं आप कोई पॉलिटिशियन नहीं, आपको मैं पॉलिटिशियन नहीं मानता। और आज वही बंदा इनके साथ खड़ा हुआ है। फराह गोगी का आप वाक़या देखें, आप इनके साथ जहांगीर तरीन का वाक़या देखें, ये सारे जो भी इमरान खान के साथ थे वो सारे आपस में मतलब बगावत निकल रही है एक हिसाब से। मतलब इसका क्या करें हम? इमरान खान को तो आवाम वोट देगी, मगर इमरान खान के जो साथी हैं वो तो मुझे सही नहीं लग रहे हैं, आवाम को तो सही नहीं लग रहा। देखिए, हमेशा जो लीडर होता है वो तो अकेला ही होता है ना। वो अपना नज़रिया लेके आता है, लोगों को अपना नज़रिया बताता है कि मेरी ये सोच है। उसके बाद जो मुखालिफिन होते हैं वो आपसे लड़ते हैं, मारते हैं, बुरा भला कहते हैं, ख़राब कहते हैं आपको, लेकिन उसके बाद वो जब देखते हैं कि एक आदमी मुस्तकिल अपने मकसद के ऊपर जमा हुआ है और हिल नहीं रहा अपने मकसद से, तो आखिर में जितने मुखालिफिन होते हैं वो दोबारा आपके साथ हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत से तारीख में वाक़यात हैं। इस्लामी तारीख में ले लें आप, इसके अंदर दूसरी जंगों के वाक़यात में ले लें आप बैनुल-अक़वामी ले लें, तो ये दुश्मन का या लोगों का एक दूसरे के साथ मिल जाना ये कोई उसमें बड़ी बात नहीं होती है। तो एक नॉर्मल चीज़ है। एक आदमी अपना नज़रिया लेके आया, आगे वाला जब समझता है कि मैं इस नज़रिए के ऊपर मजबूर हो गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, तो वो रुक जाता है। इमरान खान जब शुरू में आया उसके साथ कोई नहीं था। मैं आपको बात बताता हूँ, जिस वक्त मैंने हैदराबाद में काम शुरू किया PTI के लिए, उस वक्त हैदराबाद में लोग हंसते थे हम पे, हमें बुरा भला कहते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन हम चलते गए और जितना चलते गए उतना लोगों को नजर आया और लोग हमारे साथ जुड़ते गए और आज इतना काफिला है कि हैदराबाद के अंदर 8-9 लाख वोट पाकिस्तान PTI को पड़ गया। जहाँ हमारे पे लोग हंसते थे, तो अगर मैं ये कहूँ कि लोगों का नज़रिया अचानक चेंज हो गया तो किस में कौन सी बड़ी बात है। शेख रशीद अपने आप को एक लीडर समझता रहा, लेकिन जब शेख रशीद ने देखा कि ये आदमी तो मुस्तकिल अपने काम पे लगा हुआ है और इसको यकीनन कामयाबियाँ मिल रही हैं, अब उसको अपनी सर्वाइवल इमरान खान में नजर आई, वो इमरान खान के अंदर आ गया। इसी तरीके से और बड़े लोग जो नहीं आ रहे थे वो आ गए। शाह महमूद नहीं आ रहा था, बाद में आ गया। बहुत सारे और ऐसे लोग थे जो नहीं आ रहे थे, वो आ गए। ये कब है? जब देखते हैं कि एक नज़रिया चल रहा है आगे और लोग अपनी जगह पे पक्के हैं, तो लोग आ जाते हैं। तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं होती है। अच्छा सर, इमरान खान साहब इस हुकूमत से पहले, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब इमरान खान साहब को एक हिसाब से कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट लाई थी, तब उन्होंने उनकी सारी बातें क्यों मानी? जबकि वो एक नज़रिया लेके आए थे नया पाकिस्तान का, मतलब तब उन्होंने उनकी बातें क्यों मानी? इसका जवाब तो बेहतर इमरान खान साहब खुद देंगे, लेकिन जो मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने जवाब दिया है वो यही दिया है कि जिस वक्त मैं आया तो मेरे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट था कि मुझे लाने वाले और मेरा नज़रिया एक ही, और बज़ाहिर पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों का यही ख्याल था। हम पूरे 22 करोड़ या 30 करोड़, बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी बसते हैं उन सबका यही ख्याल था कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान
दोनों एक ही नज़रिए पर हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए इन पुराने फरसुदा लोगों को निकाल के एक नए आदमी को लाना चाहती है ताकि ये पुराने मामला से बाहर निकले। यही एक रीज़न थी जिसके ऊपर इमरान खान ने अपने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनके साथ चलता रहा। लेकिन जब इमरान खान को एक वक्त के ऊपर जाके ये महसूस हो गया कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का अपना एजेंडा अलग है और मेरा एजेंडा अलग है, मेरे और इसके एजेंडा आपस में टकरा रहे हैं, तो क्या हुआ? क्या इमरान खान 5 साल पूरे कर सका? इमरान खान के 5 साल पूरे ना करना इस बात की दलील है कि इमरान खान ने बगावत की, इमरान खान ने उन अहकामात को और लोगों के साथ इस्तेमाल होने से इनकार किया। इससे बड़ी तो दलील और कोई है ही नहीं इमरान खान की। अगर इमरान खान ने 5 साल पूरे कर लेता तो आप कहते हैं कि हाँ, इसने कुछ नहीं किया। लेकिन इमरान खान का जिनसे लड़ाई हुई, इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक पेज पे नहीं थे, और वो नज़र आ रहा है कि दोनों एक पेज पे नहीं थे। अगर एक पेज पे होता और दोनों का नज़रिया एक होता तो मामला ये ना होते। ठीक है सर। अब मेरा एक जो सवाल है वो ये है कि इमरान खान अपनी जब हुकूमत थे, एक डायलॉग इमरान खान का साहब का बहुत चला था कि एब्सोल्युटली नॉट। अब मेरा सवाल ये है कि आप एक हिसाब से पूरे एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और आपसे फला मीडिया सवाल करती है कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई कंट्री, आपसे अमेरिका बेस मांग रहा है और आप क्या उन्हें देंगे, जबकि अमेरिका ने मांगे नहीं है। एक इंटरव्यू ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उधर ही जवाब दे दिया एब्सोल्युटली नॉट। Was that correct way to answer the, you can say, powerful state of the world? इमरान खान जब से पार्टी में आया उस वक्त से यही बात कह रहा है। अगर मेरा जैसा नौजवान या ये लाखों नौजवान इमरान खान के पीछे गया है तो उसको पता था ना, जब मैंने लफ्ज़ लिया नज़रिया, तो नज़रिए से मुराद हम लोग इसी नज़रिए पे तो इमरान खान के पास गए थे। अगर इमरान खान की गुड लुक्स को देख के जाना था तो हम सलमान खान को ना ले लें, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन को ना ले लें अपना लीडर। हमने क्यों उसको बनाया? हमने कोई इमरान खान को कोई इसकी शक्ल सूरत पे तो नहीं लीडर माना, हमने तो इसी नज़रिए पे बनाया कि भाई पराए लोगों की जंग अपने मुल्क में क्यों मुसल्लत कर रहे हो, क्यों किसी और की खातिर पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हो। हम इन्हीं वजूहात की बिना पे दो गए थे। इमरान खान तो ये बात शुरू से कर रहा है, इमरान खान तो शुरू से इन बातों पर धरना दे रहा है, इमरान खान तो शुरू से मुखालफत कर रहा है कि तुम अपने मुल्क को दूसरों के लिए ना इस्तेमाल करो। ये तो खान साहब शुरू से कह रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से तो हम इंस्पायर हुए थे। अब वही सवाल जब इमरान खान पावर में आ जाता है और पावर में आके उससे कहा जाता है कि आप देंगे, तो उसका जवाब बिल्कुल प्रॉम्प्ट था। वही जवाब था जो उसने 28 साल से सीखा हुआ था, वही जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं कभी भी नहीं दूंगा। और जहां उसने ये कहा एब्सोल्युटली नॉट, उसके बाद से देख लीजिए कि पापा के जो बाहर बैठी हुई इक़्तिदार है, जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान का पूरा नक्शा बिगाड़ दिया। उन्होंने पाकिस्तान का वो हाल कर दिया कि आज पाकिस्तान के अंदर ना आटा मिल रहा है ना वो मिल रहा है। 180 रुपये किलो आटा, आप अंदाज़ा लगाएं, 180 रुपये आटा, 300 रुपये हमारा बिजली, हमारा पेट्रोल और गैस का बिल और बिजली का बिल। हमारी तो पूरे घर का बजट ख़राब हो गया सिर्फ एक एब्सोल्युटली नॉट कहने से। अगर आपने उन लोगों के सामने लड़ना ही है और अगर आपने उनके साथ बिल्कुल उनके हाथ में ही खेलना है, तो क्या फ़ायदा फिर आपकी आज़ादी का। हम तो समझते हैं कि अगर जो इमरान खान ने ये स्टेटमेंट लिया सही लिया, इस वक्त चाहिए था इमरान खान के साथ उसकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट और कौम खड़ी हो जाती। मगर हमें नज़र आया कि लोगों के इंटरेस्ट को ज़्यादा हैं, वो नहीं कर सके इस चीज़ को, दूसरे लोग प्रेशर नहीं ले सके। इसमें थोड़ा सा जल्दी ज़रूर कह सकते हैं कि इमरान खान ने ये स्टेटमेंट जल्दी दे दिया, ये आप कह सकते हैं ज़रूर, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो स्टेटमेंट गलत था। स्टेटमेंट वाज करेक्ट। सर, एज यूथ ऑफ पाकिस्तान मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगी, किसी को भी ये बात सही नहीं लगी कि अमेरिका हमारे ऊपर हावी हो। मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ। और उसके बाद जब इमरान खान को पता था कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट लाई है, तब इमरान खान ने जो आंसर दिया वो जज्बात के बना पे, आप अभी बता रहे हैं जल्दी दिया है, जज्बात के बना पे दिया। अगर वो ये बोलते बात कि भाई ठीक है, अमेरिका अगर हमसे ये चीज़ मांगेगी, हम पार्लियामेंट में भेजेंगे, वी विल टॉक टू अवर मेंबर्स, जो हमारे पास MNAs हैं, हम एक पूरा बिल बनाएंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम आपको बता देंगे, और हो गया तभी भी हम बताएंगे। तो एक नेशन के साथ एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री का जो एक हिसाब से चलता है, ये तो डायरेक्ट आपने जवाब दे दिया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट ज़्यादा थे अपनी कॉन्फिडेंट थे अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कॉन्फिडेंट थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस वजह से उन्होंने ये जवाब दिया। और एक आदमी की पॉलिसी थी, वो मुस्तकिल ये बात कहता चला आ रहा था, तो उसका जो जवाब था वो उस हिसाब से बिल्कुल सही था। और पूरी दुनिया जानती थी कि इमरान इसी मिजाज का आदमी है, इमरान खान इसी मिजाज का आदमी पूरी दुनिया जानती थी, कोई नई बात नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट भी जानती थी और वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट भी जानती थी। मगर बदकिस्मती ये याद रखो कि बाहर की वेस्टर्न पावर्स नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मजबूत हुक्मरान आए जो उनको जवाब दे सके, और बदकिस्मती से उनको एक ऐसा आदमी मिल गया जो जवाब दे रहा है। तो ऐसे आदमी को कोई पसंद नहीं करता। इससे पहले बहुत सी असैसिनेशंस की गई हैं। भुट्टो साहब की जो असैसिनेशन थी वो भी इसी वजह से की गई क्योंकि अमेरिका को उन्होंने जवाब दिया।
इसी में इंडिया की इंदिरा गांधी का भी को भी इसी तरह से मारा गया, बंगला नाइके के साथ इस तरह हुआ है, उधर शाह ईरान के साथ ये हुआ। अगर हम इन सबको देखेंगे तो इनको वेस्टर्न पावर्स ने ही हटवाया अपने रास्ते से। तो क्या कब तक हम इस तरीके से समझते हैं कि हमें गुजारा करना है? एक वक्त तो आएगा कि आपने उठना है, लेकिन जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम जिस निज़ाम के ताबे हैं उस निज़ाम में हम उठ नहीं सकते, बस ये हमारा मसला है। सर अब इमरान खान ने आंसर दे दिया, अब अमेरिका ने जो मुल्क की हालत कर दी है, अब आपको क्या लग रहा है इमरान खान साहब अगर हुकूमत में आ गए तो अमेरिका छोड़ेगी? क्योंकि एक ऐसे मिजाज का आदमी जब उसको खुद लाए हैं तभी भी वो उनकी बगावत कर रहा है, अब तो वो खुद अपने पावर से आएगा, अब तो फिर वो ज़्यादा पावर मतलब बगावत करेगा, तो क्या आप ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तकवीनी फैसले ऊपर के फैसले होते हैं। अब क्या उनको छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, या इसको अल्टर कर देगी, या इमरान खान अपने स्टैंड से पीछे हटेंगे, ये वक्त बताएगा। इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या उसको छोड़ दिया जाएगा या किसी को मार दिया जाएगा। मार देंगे तो इमरान खान जो आज है उससे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। जब इमरान खान आज़ाद था तो ख़तरनाक था, जब वो बिल्कुल उससे ऊपर निकल जाएगा तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो क्या इमरान खान को मारना अफोर्ड कर सकते हैं? मैं नहीं समझता कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। क्या इमरान खान को रास्ते से हटाने के कोई और तरीके हो सकते हैं? मैं नहीं समझ सकता कोई हो सकते हैं। हाँ, इस सारे वाक़े से इमरान खान सबक ज़रूर सीखेंगे। वो एक स्पोर्ट्समैन है। अगर आपको पहली बॉल पे छक्का लगता है तो दूसरी बॉल में आप सोचते हो कि मुझे किस जगह पर डालना है, तो आप वो अमल नहीं करते कि दोबारा छक्का लगे। तो एक कामयाब स्पोर्ट्समैन है, उसको पता है कि मैंने किस चीज़ की वजह से मेरे साथ यह हुआ है। अब की दफ़ा अगर वो आ जाता है तो यकीनन वो अच्छे फैसले करेगा। अब डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली मतलब? मैं नहीं वो मैं ये सवाल वो है जो उनको खुद देना चाहिए। मैं मुनासिब नहीं समझता कि ये देना चाहिए। सर एक हिसाब से आपने बताया कि इमरान खान को मारना अफोर्डेबल साबित नहीं होगा, ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सर देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शहीद हो गए और उनके बाद मोहतरमा, तो पीपल्स पार्टी को पावर मिल गया, पीपल्स पार्टी के पीछे उनकी पूरी फैमिली थी। इमरान खान के पास ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है। व्हाट इफ कल इमरान खान को शहीद करवाया जाता है तो उनके पीछे कौन, क्या लगता है पीटीआई को कौन चलाएगा? वो बंदा जो भुट्टो के साथ था तो जिए भुट्टो का नारा लगा था, जो इमरान खान के साथ बैठा हुआ था पहले तो कहता था कि इमरान खान को मैं लीडर नहीं मानता है, इस तरह की चीज़ें, तो कौन चलाएगा? मुश्किल हालात के अंदर लीडर्स पैदा होते हैं और मुश्किल हालात के अंदर मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं। और हम बहैसियत मुसलमान, हमारे पास तो इतने बड़े फ़ैसले हैं कि हमारे तो नमाज़ों के ऊपर, हमारे तो खुलफा को नमाज़ पढ़ाते हुए शहीद कर दिया गया। किसी ने सोचा था कि कौन उठ के नमाज़ पढ़ाएगा, लेकिन हमारे पास उसूल है कि फ़ौरन वो नमाज़ कंटिन्यू होगी, साइड पे उसको रख के आप अपनी नमाज़ कंप्लीट करोगे। ये सारे वाक़यात हम देख चुके हैं, हमें सब के बारे में पता है। जिस दिन ऐसा कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या होता है तो आपको लीडर्स भी नज़र आ जाएंगे, लोग भी नज़र आ जाएंगे। हालात ख़ुद ऐसे लीडर पैदा कर देगी। ऐसे वक्त के अंदर हो सकता है कि इससे बेहतर कोई लीडर निकल के आ जाए, हो सकता है इससे आगे मामलात को लेकर चला जाए। उस वक्त तो कहा जाता है ना, लॉन्ग लिव द किंग। कौन जानता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी लीडरशिप तो किसी की नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो लोग हंसते थे कि आपका तो बेटा कोई नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा बने, कोई सोच सकते थे ये खलीफा बनेंगे, और कोई सोच सकते थे ये वो स्टेप्स लेंगे कि जो स्टेप्स एक आम इंसान नहीं ले सकता, सोच भी नहीं सकता था। वो स्टेप्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने लिए, ऐसे स्टेप्स लिए कि दीन को असल जोड़ के रखने वाले हज़रत अबू बकर हैं। फिर कोई सोच सकता था कि इसके बाद हज़रत उमर आएंगे, फिर कोई सोच सकता था कि हज़रत उस्मान आएंगे, कोई सोच सकता था कि हज़रत अली आएंगे। किसी को नहीं मालूम था ये बात। क्या किसी ने सोचा था? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल शख्सियत थे वो हज़रत अब्बास थे, हज़रत हमज़ा थे, रसूलुल्लाह के हज़रत हमज़ा थे। क्या किसी सोचा था कि हमज़ा इस तरह से शहीद हो जाएंगे और फिर ये मामला कहीं से कहीं निकल जाएगा? तो देखिए, मुश्किल हालात में लीडरशिप उठती है और वही असल लीडर होता है जो इस पूरे वाक़े के बाद एक लीडर उठेगा और वो इस खून को सही तरीके से आगे लेके चलेगा, इस नज़रिए को सही तरीके से आगे लेके चलेगा। हो सकता है वो इमरान खान से ज़्यादा बेहतर अंदाज के ऊपर लेके जा रहा हो सकता है उसका विजन और ज़्यादा क्लियर हो सकता है उसको और ज़्यादा अनडिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी के तौर के ऊपर सामने आ जाए। जो भी अगला लीडर होगा वो अपने आप को साबित करेगा और उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। कंटिन्यूएशन चलती रहती है, मामला चलते रहते हैं। किसी ने सोचा था कि बेनज़ीर आएगी, हकदार तो दूसरे बेटे थे भुट्टो के, किसी ने सोचा था, मगर उससे ज़्यादा कामयाब हुए। मगर अगर दूसरा कोई बेटा होता भुट्टो का तो शायद सूरत हाल कुछ और होती और कुछ बेहतर भी होती, मगर किसी ने कुछ नहीं सोचा होता। यही तो लीडरशिप है कि जो वो अचानक निकल के बाहर आती है।
अभी सर करंट कंट्री के अंदर आप एज ए न्यूट्रल पर्सन बात करें, बिलावल भुट्टो एज अ फॉरेन मिनिस्टर कैसे हैं आपने? कुछ भी नहीं है, वो अपनी अंडर इंटीमेशन है, अंडर तरबियत है, समझो हाउस जॉब चल रहा है उनका। उनको कल को जो बड़े ख़ानदान हैं जिनका असर है इस मुल्क के ऊपर, जिन्होंने मुल्क को ख़रीदा हुआ है पूरा, और पीपल्स पार्टी ने तो पूरा सिंध को तो ख़रीद लिया है, पाकिस्तान से निकल के वो सिंध पे आ गए। इतनी नौकरियां उन्होंने बांट दी हैं, इतनी जगहों से उनके पास पैसा आ रहा है, इतनी जगहों से उन्होंने अपना सिस्टम कर लिया है, वो इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं कि उनको हराना, उनको पीछे करना तो नामुमकिन सा काम हो गया है। अब ऐसे शख्स को ऊपर लाने के लिए इसकी एक सीवी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जनरल बनने के लिए जनरल फैज़ को कोर कमांडर बनना ज़रूरी था, इसी तरीके से बिलावल भुट्टो अचानक चेयरमैन से वज़ीर आज़म बनता तो लोगों को कुछ समझ नहीं आता, लोग थोड़े बहुत शोर करते, तो उसको ट्रेनिंग करने के लिए इस जगह पे भेजा गया ताकि वो दुनिया और लोग उसकी शक्ल देख लें, पहचान जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाए, वो थोड़ी सी बातों को समझने लगे, थोड़ा सा एज बढ़ जाए, फिर अल्टीमेटली आखिर में वो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट बन के सामने आ जाएगा कि जी मैं हूँ, मेरा इतना बड़ा तजुर्बा है और मैं तो ये सब कुछ करके आया हूँ। तो अब तो इसी किस्म की गवर्नमेंटें आ रही हैं, तो वो बिलावल भुट्टो कभी भी वज़ीर आज़म बन सकता है, और बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ठीक है सर, मेरा सिर्फ आखिरी सवाल होगा। माशाल्लाह आपने काफ़ी बातों से हमें क्लियर कर दिया और हमारा जो नज़रिया है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है रिगार्डिंग द कंट्री कंडीशन। आप हमें ये बताएं कि क्या जनरल बाजवा की एक्सटेंशन फ़ौज के अंदर बगावत का सबब बनी? क्या फ़ौज के अंदर अभी बगावत है? आपस में जनरल्स नहीं बन रहे? नहीं, फ़ौज में बगावत कभी भी नहीं हो सकती। फ़ौज का जो निज़ाम है वो इतना चेक एंड बैलेंस के साथ है। बहुत सारे लोग हमारे सिविलियंस चूँकि वो जानते नहीं हैं कि फ़ौज क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। फ़ौज का एक बाइबल है जिसको हम MPML कहते हैं, जो इनका अपना एक प्रोसीजर है, उसके तहत ये चलते हैं। जब एक इंसान आर्मी में जाता है ना, तो उसके बाद वो फिर पाकिस्तानी या वो नहीं रहता, वो फ़ौजी बन जाता है। वो एक अलग दुनिया है और उसके अंदर इतनी सख्तियाँ हैं कि अगर आपको पता हो तो आप बोलें यार हम ज़्यादा कंफर्टेबल बैठे हैं जो सिविलियंस हैं। मतलब वो अपनी जगह से बाहर नहीं निकल सकते, इतने किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते, अगर जाते हुए इंतकाल हो गया तो आपको ये मिलेगा बेनिफिट्स, नहीं मिले तो ये होगा, ज़रा सी बात के ऊपर आपको निकाल दिया जाता है। आपके ऊपर इतनी इंटेलिजेंस है आपके ऊपर, जितनी मुल्क में चल रही है उससे ज़्यादा अंदर चल रही होती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सोच भी सके। अगर कोई ज़रा सा सोचता भी है ना अपने चीफ़ के ख़िलाफ़, तो समझो उसने अपने आप को तो बाहर निकाल लिया। ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि आप चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत कर सको या किसी को ये चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे। नो, बट हाँ, एक दो लोगों को बुरी लगती है कि हमारा जूनियर आगे चला गया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तीफ़ा दे के साइड पे हो जाते हैं, उनकी लक नहीं होती है। लेकिन बगावत फ़ौज में किसी भी वजह से हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। फ़ौज का इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज़्यादा अपने उसूलों पर चल रहा है और जब तक वो उस पर चलता रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है ये चीज़ होना। इमरान खान साहब सर रिहा हुए। इमरान खान साहब की जो अरेस्ट था वो इलीगल करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस पर एंड्रयू टेट एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि आई लाइक द वे द ऑनेस्ट जुडिशरी सिस्टम इज इन पाकिस्तान। व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनी काइंड ऑफ ऑनेस्ट जुडिशरी सिस्टम इन पाकिस्तान? जुडिशरी ऑनेस्ट हो या ऑनेस्ट ना हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनेस्ट से मुराद अगर आप ये कहोगे कोई पैसे लेता है, कोई ये लेता है, मुझे सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हमारी जुडिशरी या कोई भी जज जो भी हो वो फैसला करता है कानून के ऊपर। अगर कानून कहता है कि चीज़ गलत हुई है तो गलत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट सिवाय कानून के और कोई दूसरी चीज़ नहीं देखता। जो अरेस्ट जिस तरीके से किया गया था, जिस अंदाज में किया गया था, जिस जगह से किया गया था, दैट वाज इल्लीगल। तो इमरान खान को अगर ये कहा गया कि ये उसको आज़ाद किया गया इस इल्लीगल एक्ट के ऊपर, तो बिल्कुल सही किया गया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उन्होंने कानून को देखा। अब कोई ये कहे वो ख़रीद लिया, बिक गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, कानून है, कानून के ऊपर आपको चलना होता है। ये तो हल्के फुल्के ऐसे आपके नज़रिए ज़रूरत के कुछ नज़ीरे आ गए जिसकी वजह से फिर कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है, कुछ को रोक दिया जाता है। लेकिन अगर अच्छा वकील हो और कानून समझता हो, और हमारे जुडिशरी के जितने भी ऊपर टॉप के लोग हैं वो इस्लाम और मज़हब और दीन और अल्लाह रसूल कुरान से ज़्यादा अपने इस अंग्रेज़ी कानून को जानते हैं, तो मुझे उनसे कोई वो नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया और इसी के ऊपर फैसला होता है। ये तो बाहर जो पॉलिटिशियंस बैठ के अगर जजों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, इनको कौन जानता है, इनकी क्या हैसियत है। अब अक्सर हमारी वही खातून है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उसकी वालदा को उठा के देख लें वो क्या करती थी, वो क्या ये बताएंगी कि क्या है, राना सनाउल्लाह साहब बताएंगे कि क्या है, या हमारे ये जो इस वक्त बड़े बड़े लोग आके बैठे हुए। तो अब इतना समझ लें, आज इनका टाइम है, कल उनका टाइम आएगा।
जब इमरान खान का था हम उस वक्त भी कहते थे कि जिन लोगों के साथ आप ये सब कुछ कर रहे हो आपका भी वक्त आएगा, हमें पता था आना है, आ गया वक्त, हमारे साथ आज वक्त आ गया। आज हम पीटीआई के लोग जो बड़ा सर उठा के चलते थे, आज हम चुप बैठे हैं, आज हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन कल एक वक्त आएगा कि फिर हम बोल रहे होंगे और ये बैठे दब रहे होंगे। ये साइकिल है, ये इस तरह से चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। इमरान खान दोबारा आएगा, दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, दोबारा पावर के साथ आएगा, दोबारा हुकूमत करेगा, दोबारा यही लोग जो आज इसको पकड़ रहे हैं यही इसको सलूट मार रहे होंगे, यही इसको सिक्योरिटी दे रहे होंगे, यही आगे पीछे दौड़ रहे होंगे, यही जाके कह रहे होंगे हमें ये कर दो, हमें ये कर दो, हमें यहाँ रख दो, हमें वहाँ रख दो, कस्में खा रहे होंगे। और आपको नहीं पता, जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम ही यही है, वो आपको फ़ोन करके आपको भी बताती है, ऊपर भी हुक्म लेती है, नीचे भी लेती है, वो हर हुकूमत के साथ चल रही होती है, क्योंकि उनको पता है हुकूमतें आने जाने वाली हैं, हम परमानेंट बैठे हुए हैं। तो ये मुनाफिकत तो चल रही है, जब तक ये मुनाफिकत ख़त्म नहीं होगी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सर अच्छा, तो नाज़रीन